सिद्रा का जिस्म बहुत ज़्यादा कांप रहा था। मुझे इसको सहारा देकर गाड़ी तक लाना पड़ा। मुझे इल्म था कि सिद्रा की ये कैफियत सर्दी की वजह से नहीं थी। उसे खौफ था कि कहीं वो फिर से गुजरे वक्त में दोबारा ना चली जाए। उसे ये सब ख्वाब लग रहा था कि वो इतने दिन से किसी घर में महफूज थी। इसकी इज्जत को तार तार करना तो दूर की बात, किसी ने मैली नज़र से देखा भी नहीं था। सीवीओ से खादिम हुसैन के घर तक का फासला मुकम्मल खामोशी से काटा। मैंने भी बात करना मुनासिब ना समझा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सिद्रा शर्मिंदगी फील करे। लेकिन अब भी मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल जो कि तो थे। मैं जानना चाहता था कि सिद्रा इस गंदे धंधे में आई कैसे। पढ़ी लिखी होने के बावजूद ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसे ये सब करना पड़ा, जबकि हरकत और बात करने का अंदाज उसका बिल्कुल शरीफ घरानों की लड़कियों जैसा था। लेकिन फ़िलहाल इसकी तबीयत ऐसी थी कि उससे कोई और सवाल करना इंतहाई गलत था। इसलिए मैंने यही सोचा कि फिर कभी इस पे बात करूँगा। जब हम कच्चिया बाजी सिद्रा की रिहाइश पे पहुँचे तो रात के 9:30 बज रहे थे। मैंने गाड़ी घर के सामने रोकी और उतरने के बजाय मुँह सिद्रा की तरफ करके उसे मुखातिब किया, जो अब भी गर्दन झुकाए हुए बैठी थी। मेरी आवाज़ पे उसने गर्दन उठा के मुझे देखा। इसकी आंखें रोने की वजह से सूजी सूजी लग रही थी, अब भी आंसू से भरी हुई थी। जी शाह सर। सिद्रा की आवाज़ में दर्द था। मैंने बेख्तियार इसके हाथ अपने हाथों में ले लिए, जो गाड़ी के अंदर भी बर्फ़ की मानंद सर्द हो रहे थे। सिद्रा, मुझे नहीं पता कि तुम इस काम में कैसे आई, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। सिद्रा, जो वक्त बीत गया उस पर सिवाय अफसोस के कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दूंगा, इज्जत दूंगा। मेरे दिलासा देने और यकीन दिलाने पे इसकी आंखों से गिरते आंसू मेरे हाथों पे आ ठहरे। सिद्रा ने बेख्तियारी मेरे हाथ को मजबूती से थाम लिया। शाह सर, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि मेरे हक में मेरी दुआ कबूल करे ना करे, लेकिन आपके हक में मेरी दुआ कबूल करे। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। सिद्रा ने इंतहाई जज्बाती आवाज़ में कहा। अच्छा चलो अब अंदर चलते हैं। ये कहते मैं गाड़ी से उतर गया और सिद्रा की तरफ से आके सिद्रा वाला दरवाज़ा खोला। वापस घर आके मेरा दिमाग बहुत उलझन का शिकार था। सर दर्द से फट रहा था। सोने की बहुत कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई। सुबह जल्दी ऑफिस चला गया और पूरा दिन भी खाने का वक्त नहीं मिला, जिसकी वजह से अब भूख से बुरा हाल था। टाइम देखा तो 3:30 बज रहे थे। पहले सोचा ऑफिस बॉय को भेजता हूँ खाना लेने के लिए, फिर कुछ सोच के बॉस का नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शाह जी। सर जी, मैं ज़रा आज जल्दी जा रहा हूँ, कुछ काम है। ओके शाह जी, जाएँ आप। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। मैंने दूसरी कॉल गुलशन इकबाल थाने में की, जो कि तीसरी रिंग पे पिक कर ली गई। अस्सलाम वालेकुम गुलशन इकबाल पुलिस स्टेशन। वालेकुम सलाम, नवीद शाह का नंबर दें। दूसरी तरफ से पूछा गया, आप कौन साहब? सईद मुस्तफ़ा। जी सर, नोट करें नंबर लेकर कॉल बंद की और नवीद शाह का नंबर मिला के ओके कर दिया, लेकिन कॉल किसी ने पिक ना की। मैं गेन नंबर ओपन करके ओके करने लगा तो स्क्रीन पे नवीद शाह के नंबर से कॉल आती शो हुई। मैंने कॉल पिक कर ली। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब? आगे से करख्त पुलिस वालों के लहजे में पूछा गया। यार तुम लोगों ने कसम खाई हुई है कि प्यार से नहीं बोलना, और मेरा जिगर मेरा यार शाह जी तुसी हो। दूसरी तरफ से अब नवीद शाह ने चखते हुए कहा, तेरे ऐसा ही बनने का मुझे आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। कजन जी हुक्म करो, फायदा अभी कर लेते हैं। नवीद शाह ने मने खेज लहजे में कहा, मैंने ऐसे फायदा नहीं करवाना, मिल के करवाना है फायदा। मैं चाहता था कि मिल के नवीद से पूरी तफसील से बात करूं। ओके कजन, कब मिलना है? शाम को चाचू के घर मिले या तुम घर आ जाना? नवीद ने प्लान का पूछा। नहीं, मुझे अभी मिलना है। तुम इस वक्त किधर हो? शाह जी, मैं इस वक्त काला पुल आया हूँ एक मुजरिम लेने थाने से। नवीद शाह ने जवाब दिया। कितनी देर में फ्री होना है तुमने? मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। नवीद शाह ने फौरन जवाब दिया। ओके, मैं थाने आ जाता हूँ, मैंने जवाब दिया। ठीक है कजन, आ जाओ। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। जब मैं थाने पहुंचा तो नवीद मेरा ही वेट कर रहा था। मुझे देखते ही पुरजोश अंदाज में बोला, वो आए हमारे थाने में, खुदा की कुदरत, वो हमसे बच जाए, ये इनकी किस्मत। दोबारा कर दिया शेर का तुमने। ये कहते हुए मैंने नवीद को गले लगा लिया। कैसे हो मेरी जान? बहुत दिन बाद याद किया, नवीद ने गिला करते हुए कहा। बस यार कुछ बिजी था। हम बात करते करते नवीद के कमरे में आ गए। अच्छा पहले ये बताओ कि क्या खाओगे? नवीद ने बैठते ही सवाल किया। खाना नहीं खाया मैंने, इसलिए कुछ भी मंगवा लो, बहुत भूख लगी है। चिकन बर्गर चलेगा? नवीद ने आंख मारते हुए पूछा। चलेगा नहीं, दौड़ेगा साथ कोक हो तो? डन, अभी मंगवाता हूँ। ये कहकर इसने किसी को कॉल की और 2 बर्गर और कोक का कहा। नवीद मेरी मामी के भाई का बेटा था, लेकिन रिश्तेदारी से ज्यादा हम लोग दोस्ती को सामने रखते थे। जी कजन, अब बताओ सब खैरियत है ना? हाँ सब खैरियत है। मेट्रोल थाने में एक काम है। हुक्म करे शाह जी, अभी चलते हैं। नहीं यार अभी नहीं जाना, तुम्हें मैं पूरी तफसील बता देता हूँ। जब काम हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना। अच्छा बताएं क्या काम है? सिद्रा मुझे मेट्रोल के इलाके से मिली थी, इसलिए मुझे यकीन था कि वहीद और बल्कीस का घर उधर ही होगा। मेट्रोल में एक जिस्म फरोश औरत है बल्कीस, और उसका शोहर वहीद। उन दोनों को जरा सीधा करना है। केस नहीं बनाना, लेकिन लेतर फेरने अच्छे से। शाह जी उनका ड्रेस दे दें, हो जाएगा। मेरे पास उनका ड्रेस नहीं, ना मैंने उनको देखा है, ना ही जानता हूँ। बस इतना पता है कि उनका घर उसी एरिया में है।
اور پھر یہ جسم فروش کے اڈوں کا تم لوگوں کو اچھے سے پتہ ہوتا ہے نا۔ میں نے نوید شاہ کو گورا۔ شاہ جی ہمیں ان کا پتہ ہوتا ہے جو بڑے پیمانے پہ کام کرتے ہیں، یہ جو گھروں میں چھپ چھپا کے کرتے ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا، نوید نے جواب دیا۔ میرے خیال میں وہ چھوٹی موٹی نہیں کافی بڑی سامی ہے۔ اچھا رکے میں پتہ کرتا ہوں، یہ کہہ کر نوید موبائل میں نمبر سرچ کرنے لگا۔ اب اس نے موبائل کان کے ساتھ لگا کے کہا السلام علیکم بلوچ صاحب۔ دوسری طرف کی آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی، اس لیے پتہ نہیں کیا بولا جا رہا تھا۔ سائیں یہ کام ہے آپ کے ساتھ؟ نہ سائیں حکم نہیں گزارش ہے۔ نوید اب اسے بات بتانے لگا۔ بلوچ صاحب تسی کوشش کرو تے بندہ نہ ملے، میں نہیں مانتا۔ سائیں میرا ذاتی کام ہے، اس وحید اور بلقیس سے جب بندے آ جائیں تو ذرا مجھے کال کر دینا آپ۔ اوکے سائیں، اللہ حافظ۔ شاہ جی ایسے پتہ لگانا بہت مشکل ہے، میں نے میٹرول تھانے کے انچارج سے بات کی ہے، وہ کہہ رہا ہے بہت جلد بندے پکڑ لیں گے۔ نوید تم خود بھی اس میں کوشش کرو، مجھے ہر صورت وہ انسان چاہیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آواز میں سختی اتر آئی۔ مصطفیٰ خیریت تو ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، نوید نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں، مجھے اس بندے سے ذاتی قسم کا مسئلہ ہے، جب تم پکڑ لو گے تو بتاؤں گا۔ اچھا ٹھیک، جو تمہیں ٹھیک لگے، نوید جواب دیتا ہوا ہاتھ دھونے چلا گیا۔ میں تھانے سے نکلا تو 6 بج رہے تھے اور آنکھوں میں شدید جلن جو شاید کل پوری رات جاگنے کا اثر تھا۔ پہلے سوچا کھانا کھاتا ہوں، پھر رہنے دو کو اوکے کر کے گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ جیسے ہی بیڈ پہ لیٹا تو تھکاوٹ اور جاگنے کی وجہ سے نیند نے دبوچ لیا۔ بڑی مشکل سے بیگم کو میسج کیا کہ صبح بات کروں گا، کیونکہ اس نے پریشان ہو جانا تھا کہ واٹس ایپ اور فیس بک پہ آپ آن لائن ہیں اور فون پہ بھی کال پک نہیں کر رہے۔ صبح فجر کے وقت آنکھ کھلی، وضو کیا، نماز ادا کی اور چائے بنانے لگا، تبھی روم سے موبائل کی بیل سنائی دی۔ دیکھا تو باس کی کال آ رہی تھی۔ اتنی صبح اس گنج کو کیا موت پڑ گئی؟ باس کی تعریف کرنے کے بعد کال پک کی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان سر، خیریت ہے؟ آج اتنی صبح کال کی؟ شاہ جی آپ کو 4 دن کے لیے حیدرآباد جانا ہے آفس کے کام کے سلسلے میں، اس لیے آپ جلدی نکل جانا۔ اوکے سر۔ اوکے شاہ جی، اللہ حافظ۔ خبیث انسان، حیدرآباد جانا ہے، کسی اور کو بھی بندہ بھیج دیتا ہے۔ ایک بار پھر باس کی تعریف کی۔ پورے 9 بجے میں گھر سے حیدرآباد کے لیے نکلا۔ سوچا یہی تھا کہ دن کو کسی وقت سدرا سے بات کروں گا، لیکن اتنی مصروفیت رہی کہ بیگم سے بھی بات کرنے کا وقت نہیں مل رہا تھا، اور بیگم اپنی عادت کے مطابق میری جان کو پیٹنے پہ لگی ہوئی تھی اور میسیج پہ میسیج کیے جا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا تم بدل جاؤ گے، اتنا ہی ہوتا ہے مسٹر شاہ، دل بھر گیا تمہارا۔ میں بھی پاگل ہوں، تمہاری جان نہیں چھوڑتی، تمہارے پیچھے تو لائن لگی ہے، اب میری کیا ویلیو ہوگی؟ بس یہ محبت پیار شادی سے پہلے کے چونچلے ہیں، اب تو تمہارا دل بھی نہیں کرتا مجھ سے بات کرنے کا، لگتا ہے کوئی اور پسند آ گئی ہے۔ لیکن شاہ صاحب ایک بات بھول جاؤ کہ جیتے جی میں تمہاری جان چھوڑ دوں گی، کبھی نہیں، مرتے مرتے بھی تمہیں مار کے مروں گی۔ اور ان میسیج کے ساتھ مختلف قسم کے ایموجی بھیجی جا رہی تھی۔ اب مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی بیگم کے میسیج پڑھ کے، اور دل کو بہت سکون بھی مل رہا تھا کہ چلو کوئی تو ہے جو کہتا ہے میں جیتے جی تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا۔ 4 دن کے لیے گیا تھا لیکن کام زیادہ نکل آیا، اس لیے 4 دن کے بجائے مجھے 8 دن حیدرآباد رہنا پڑا، اور ان 8 دنوں میں باوجود کوشش کے میں سدرا سے بات نہ کر سکا، لیکن اس کے باوجود وہ ہر وقت خیالوں میں بسی رہی، جیسے بات سے بات نکلتی سیم اسی کے مصادق کام سے کام نکلتا۔ مجھے منگل کی شام حیدرآباد سے واپس آنا تھا، لیکن پھر آفس کی طرف سے احکامات ملے کہ آپ 2 دن اور رکیں گے۔ جمعرات کی شام 6 بجے میں نے آخری میٹنگ مکمل کی۔ یہ وزٹ بہت شاندار تھا، شاید اس بار آپ کی کوئی خصوصی مہربانی تھی کہ 3 پروجیکٹ کی ڈیل فائنل ہو گئی، اور میں سوچ رہا تھا کہ یقیناً یہ سدرا کے ساتھ کی ہوئی نیکی کا صلہ ہے۔ واپس ہوٹل پہنچ کے میں نے باس کو کال کی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب۔ سر اب کیا حکم ہے؟ بڑی شدت سے دل چاہا کہ باس کو اس کے نام سے پکاروں، جو مجھے باس کے لیے بہت موزوں لگتا تھا، گنجا پاپی، لیکن پھر احترام کے پیش نظر سر کہہ دیا۔ مسٹر شاہ آپ کی پروگریس اس بار بہت شاندار ہے اور ہیڈ آفس آپ سے بہت خوش ہیں، اس لیے آپ کو سنڈے تک لیو دی گئی ہے، انجوائے کریں اینڈ کنگریچولیشن۔ شکریہ سر۔ اوکے خدا حافظ۔ اللہ حافظ سر۔ لیو کا سن کے دل تو بڑا کیا کہ کوئی نصیب و لال کا اچھا سا مجرا سنوں اور لڈی ڈالوں، پھر اپنی سوچ پہ شرمندگی محسوس ہوئی کہ یہ غلط بات سوچ لی ہے۔ میڈم نے تو کبھی کوئی مجرے والا گانا گایا ہی نہیں۔ میڈم نصیب و لال سے اپنی اس گستاخی پہ روحانی سوری بول کے انٹرکام پہ 10 منٹ بعد چائے کا بول کے شاور لینے چلا گیا۔ چائے پیتے ہوئے جو پہلا خیال دل میں آیا وہ سدرا کا تھا۔ پتہ نہیں کیسی ہوگی وہ، کہیں وہ مجھ سے بدگمان نہ ہوگی ہو، کہیں اس کے دل میں یہ خیال نہ آ گیا ہو کہ میں نے اس کے ماضی کو سن کے دوبارہ مڑ کے اس کا حال بھی نہیں پوچھا۔ یہ خیال مجھے الجھا رہا تھا اور دل میں ایک عجیب قسم کی بے چینی وارد ہو رہی تھی۔ پہلے یہی پلان تھا کہ صبح نکلوں گا کراچی کے لیے، لیکن اب یہاں رکنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے اسی وقت اٹھا اور پیکنگ کی اور اللہ کا نام لے کر کراچی کے لیے نکل پڑا۔ کراچی پہنچا تو رات 12 بجے سے اوپر کا وقت ہو گیا تھا، لیکن کراچی میں رات کے 12 بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے 8 بجے کا وقت ہوا ہو ابھی بھی،
खूब चहल पहल थी। घर पहुंच के ज़हन की लाइट ऑन की, जिसने मुंह चढ़ा के ऑन होने से इनकार कर दिया। दोबारा कोशिश की कि शायद ऑन हो जाए, लेकिन उसे तरस नहीं आया, तो अपना फेवरेट जुमला लाइट और बोर्ड के गोश गुजर किया, मट्टी पाओ, और रूम की तरफ बढ़ गया। रूम का लॉक ओपन किया और रूम में आ गया। लेकिन ये क्या, जैसे ही रूम की लाइट ऑन की वो भी ऑन ना हुई। अब दिल ने ताना दिया, चलो शाबाश, हुन इसते भी मिट्टी पाओ। घूर के दिल कुछ पैर मारी और बाहर निकल के देखा तो सबकी लाइट ऑन थी। तभी दिमाग में रेड बत्ती ब्लिंक करने लगी। पैसा बिल भरया सी। ओ नो, जिस दिन मैं हैदराबाद गया था बिल की लास्ट डेट थी और सोचा था कि जाते हुए पे कर दूंगा, लेकिन फिर भूल गया। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक वालों ने अपना काम कर गए हैं। यकीन तो था कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन फिर भी तस्दीक के लिए गेट से बाहर निकल के मीटर का दीदार किया तो इसकी दोनों नालियां कटी हुई थी। मीटर का हाल देख के बिजली वालों की शान में कुछ कलमात अदा किए और रूम में आके लेट गया। सुबह आँख खुली तो 9 बज रहे थे। नाश्ता वगैरह से फ्री होके बिल पे करने चला गया। उसके बाद वापड़ा वालों को कंप्लेन की और बिजली बहाल करवाई। 1:30 बजे जुम्मे की नमाज अदा की और सो गया। शाम 4 बजे मेरी आँख खुली और फ्रेश होकर बेगम को कॉल की। कुछ देर इसका दिमाग खाया और फुल तपा के कॉल बंद कर दी और सिद्रा से मिलने के लिए निकल आया। जब मैंने गाड़ी खादम हुसैन के घर के सामने रोकी तो शाम के 6 बज रहे थे। दरवाज़ा हमजा ने खोला। अंदर दाखिल हुआ तो खादम हुसैन सामने ही चारपाई पे लेटा हुआ था, जिसने मुझे देखते ही उठने की कोशिश की। लेटे रहो, क्या हुआ, तबीयत तो सही है तुम्हारी? जी साहब जी, बस आज थोड़ा सा फ्लो सा हो गया है। आप सुनाए कैसे गुजरे दिन? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मना करने के बावजूद भी खादम उठ के बैठ गया। तभी भाभी दुपट्टे से हाथ पूंछती हुई किचन से बाहर निकली। सलाम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं भाभी? जी शुक्र है मालिक का। भाभी अब तो ऊपर कोई नहीं ना? जी भाई चले जाएं, अभी अभी बच्चे गए हैं। ओके ठीक है, फिर बात होती है। ये कहते हुए मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। तभी भाभी की आवाज़ आई, भाई चाय भिजवाऊं? नहीं भाभी, हम लोग खाना बाहर खाएंगे, इसलिए चाय नहीं। और इनका जवाब सुने बिना सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। कोई है घर में? मैंने सीढ़ियों के पास खड़े होकर आवाज़ दी। 2 सेकंड से भी पहले सिदरा हाथ में किताब लिए बिना चप्पल पहने बाहर आ गई। अरे शाह सर आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम? ठीक हूँ सर, अंदर आए। हम बात करते करते रूम में आ गए। सुनाओ कैसे गुजरे दिन तुम्हारे? सर बहुत अच्छे गुजरे, बच्चे आ जाते हैं अब दिल लग जाता है। गुड, कितने स्टूडेंट इकट्ठे कर लिए अब तक? सर 4 बच्चियाँ FA की हैं, 2 बच्चियाँ FSC की हैं और 6 बच्चियाँ 9-10 की हैं। सिद्रा ने तफसील बताई। अरे वाह, बहुत ज़बरदस्त, अब मुझे यकीन हो गया है तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है। नहीं सर, मंजिल तो बहुत दूर है, अभी तो सिर्फ रास्ता मिला है। सिद्रा ने उदास होते हुए जवाब दिया। इंशाल्लाह मंजिल भी मिल जाएगी, इंशाल्लाह सर। अच्छा ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मैंने पास पकड़ा पैकेट सिद्रा की तरफ बढ़ाया। सर क्या है इसमें? खुद देख लो, मैंने पैकेट सिद्रा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सिद्रा मुझसे पैकेट लेके खोलने लगी। मेरी नज़रें इसके चेहरे पे जम गई। जो पहले दिन इसके चेहरे पे दाग थे अब बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। बहुत मासूमियत थी इसके चेहरे पे। मेरा दिल भर आया कि पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी उसे इस दलदल में फेंक गई थी। अरे वाह शाह सर, बैंगल आप मेरे लिए लाए? सिद्रा ने अब बराह रास्त मेरी तरफ देखा। मैं पहले ही उसे देख रहा था। कुछ पल यूं ही बीत गए और फिर मैंने देखा कि सिद्रा के चेहरे पे एक रंग सा आग के गुजर गया और इसने नज़रें झुका ली। जी आपके लिए लाया हूँ, लेकिन लगता है आपको अच्छी नहीं लगी, मैंने शरारत से कहा। सर अब्बू के बाद मुझे आपका गिफ्ट पसंद आया। सिद्रा उदास हो गई। मुझे उस वक्त उसका उदास होना बहुत बुरा लगा, इसलिए उसका मूड बदलने के लिए बात बदली। तुमने याद भी नहीं किया होगा मुझे। शाह सर आपके इस तोहफे ने आपका एहसास, आपकी खुशबू हर वक्त मेरे वजूद से जोड़े रखी। सिद्रा ने जैकेट की तरफ इशारा किया जो इसने अभी भी पहन रखी, जो उस रात मैंने साहिल पे उसे पहनने के लिए दी थी। अच्छा तो ये तुम्हारे पास है? मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया, पता नहीं किधर गुम हो गई। चलो अब वापस करो। मैंने जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश की। शाह सर मैं ये अब आपको नहीं दूंगी। सिद्रा ने हाथ से नाना का इशारा करते हुए कहा। अच्छा ठीक है ना दो, लेकिन एक शर्त है मेरी। सिद्रा की तरफ देखते हुए कहा। क्या सर बताएं? हम अभी डिनर बाहर करेंगे। मंजूर है सर, लेकिन मेरी भी 2 शर्तें हैं। सिद्रा ने मुस्कुराते हुए हाथ की उंगलियों से 2 का निशान बनाया। जी बताएं मैम, क्या है आपकी शर्तें? पहली शर्त ये है कि आप मुझे सबसे पहले अबाया लेके देंगे। ओके डन। और दूसरी शर्त? मैं जो आपको दूंगी वो आप बिना कोई बात किए ले लेंगे। अच्छा डन। नहीं सर, दूसरी शर्त के लिए पक्का प्रॉमिस करें कि आप मना नहीं करेंगे। ओके वादा है, नहीं करूँगा मना। सर ऐसे नहीं। फिर कैसे? मैंने जानबूझ के सिद्रा को छेड़ा। सिद्रा ने उठते हुए कहा, हाथ मिला के वादा करे सर, और साथ ही अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, जिसे मैंने कुछ सेकंड सोचने के बाद थाम लिया।